नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 मई सन 2025 आज वैशाखी पूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथि के दिन देवी देवताओं की पूजा के साथ ही दान पुण्य और ध्यान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 6 जिलों में बारिश, ओले भी गिरे। 5 जिलों में चल रही तेज हवाएं, आंधी के कारण सड़क पर पेड़ गिरे। सेना ने कहा पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो करारा जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के 40 सैनिक तो वहीं 100 आतंकी मारे गए, 5 भारतीय जवान शहीद। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य। भारत बोला अब पाकिस्तान DGMO से ही बात होगी, कोई अन्य देश इसमें शामिल नहीं होगा। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, ढेंचा उगाने पर मिलेंगे प्रति एकड़ 1000 रुपए। चंडीगढ़ में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के 73 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, मिली मंजूरी। हरियाणा में अब सैटेलाइट की मदद से होगी जमीन की नपाई, विवादों से मिलेगा छुटकारा। दिल्ली में निकली स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन। हरियाणा बिजली सरचार्ज माफी योजना आज से लागू, 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। 31 अगस्त 2024 तक के डिफाल्टरों को मिलेगा लाभ। रेल यात्रियों के लिए आई खुशखबरी, हरियाणा से होकर पंजाब, राजस्थान जाने वाली ट्रेनें हुई बहाल। फरीदाबाद में लोगों को दी जाएगी स्किल ट्रेनिंग, 3 करोड़ से ज्यादा की आएगी लागत, जनता को होगा ये फायदा। 12 मई यानी आज से शुरू होगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं, देश विदेश के हजारों बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। हरियाणा CET के लिए बने परीक्षा केंद्रों की होगी वेरिफिकेशन, 17 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। 16 मई से फिर से शुरू हो सकता है IPL, 4 वेन्यू पर मैच संभव। पाकिस्तान से तनाव के कारण रोकनी पड़ी थी लीग। और CUET UG एडमिट कार्ड जारी, NTA ने 13 से 16 मई के हॉल टिकट जारी किए, 3 जून तक होने हैं एग्जाम। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में रविवार दोपहर बाद जींद, सिरसा, भिवानी, कैथल, झज्जर और फतेहाबाद में बारिश के साथ तेज हवाएं चली। सिरसा की तारा बाबा की कुटिया में ओले भी गिरे, वहीं फतेहाबाद में बारिश के साथ तेज आंधी चली। सोनीपत, गुरुग्राम, हांसी, कुरुक्षेत्र, सिरसा, चोपटा क्षेत्र, रानिया और पानीपत में धूल भरी आंधी चली। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो प्रदेश भर के सभी जिलों के अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हरियाणा में मई के महीने की शुरुआत से ही मौसम परिवर्तनशील नजर आ रहा है। रुक रुक कर हो रही बरसात से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। एक और जहां पिछला अप्रैल का महीना काफी गर्म बीता और लोग गर्मी से परेशान नजर आए, लेकिन अब अगले महीने की शुरुआत से ही तापमान में कमी का दौर जारी है। कई जिलों में बरसात हो रही है तो कईयों में आसमान बादलों से ढका हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण लोगों को बदन झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिल पा रही है। विभाग द्वारा जारी ताजा अलर्ट के माने तो 12 मई से लेकर 14 मई के दौरान पूरे प्रदेश का मौसम सामान्य बना रहेगा। नौकरी की तलाश कर रही युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो दिल्ली की तरफ से स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने जरूरी है। उम्मीदवार को कार चलाने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए तथा उसके पास लाइसेंस व मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग में उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 जून 2025 है। सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए रहेगी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सरकार द्वारा कई अहम फैसले लिए गए थे। इनमें से एक निर्णय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को स्थगित करना भी था। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। ऐसे में अब परीक्षाओं को फिर से संचालित करने का अहम फैसला लिया गया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 12 मई यानी आज से नियमित रूप से परीक्षाओं का संचालन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से दावा किया गया है कि परीक्षाओं की तैयारियां पूरी हो चुकी है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंकेश्वर प्रकाश के अनुसार 12 मई यानी आज से परीक्षाएं नियमित रूप से पूर्व निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक सुबह और शाम के सत्र में संचालित होंगी। हालांकि 9 और 10 मई को जो परीक्षा स्थगित की गई थी उन परीक्षाओं का शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है। इन परीक्षाओं के लिए भी शेड्यूल जारी किया जाएगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर राज्य के अलग अलग जिलों से कई कॉलेज आते हैं, साथ ही देश विदेश के हजारों बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हरियाणा में किसानों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। सूबे की नायब सैनी सरकार ने किसानों की रासायनिक खाद पर से निर्भरता कम करने और हरित खाद को प्रोत्साहित करने की दिशा में अपनी जमीन पर ढेंचा उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपए सब्सिडी देने का फैसला लिया है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि इस बार राज्य में 4 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि पर फसल विविधीकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें ढेंचा की फसल को प्रमुखता दी जा रही है। इस योजना से प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि ढेंचा उगाने वाले किसानों को
सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। श्याम सिंह राणा ने बताया कि ढेंचा एक प्राकृतिक खाद है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, नमी बनाए रखने और उत्पादन लागत घटाने में मददगार साबित होती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहली बार यह योजना लागू की जा रही है जिसका लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। बता दें कि ढेंचा एक फलीदार फसल है जिसे कटाई से पहले मिट्टी में जोतकर जैविक खाद तैयार की जाती है। ढेंचा फसल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्योंकि यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है और नाइट्रोजन की पूर्ति करती है। कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि इससे मिट्टी की संरचना बेहतर होती है और लंबे समय तक उत्पादकता बनी रहती है। हरियाणा में अब जमीन की नपाई का काम सैटेलाइट की मदद से रोवर्स द्वारा किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के अपनाने से जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी। प्रदेश सरकार द्वारा शनिवार को गांव खेड़ी कला में राजस्व मंत्री विपुल की मौजूदगी में इस उपकरण का डेमो टेस्ट किया गया। सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर इस पहल की शुरुआत होने जा रही है। इसकी सहायता से भूमि का सीमांकन पारंपरिक तरीके से न होकर लेटेस्ट तकनीक के माध्यम से डिजिटल आधार पर होगा। इस काम के लिए राज्य सरकार ने 300 रोवर मशीनों की खरीद को हरी झंडी प्रदान कर दी है। इस तकनीक का सही प्रकार से इस्तेमाल करने के लिए पटवारी और कानूनगों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए ताकि वह इस तकनीक को सीखकर अपने कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकें। अब से पहले जमीन के डिमार्केशन का काम जरीब की सहायता से किया जाता था, लेकिन अब लेटेस्ट आधुनिक तकनीक के माध्यम से यह काम किया जाएगा। इससे प्रॉपर्टी के लेन देन के साथ साथ जमीन की खारिज व दाखिल प्रक्रिया और बैंक लोन लेने में भी आसानी मिलेगी। अब नई तकनीक के माध्यम से जमीनों का सीमांकन वैज्ञानिक और पारदर्शिता तरीके से हो पाएगा, जिससे कि राज्य में होने वाले भूमि विवादों से भी छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। इस तकनीक के माध्यम से प्रदेश की सामलात भूमि से सटीक पैमाइश संभव हो पाएगी। तो वहीं प्रदेश सरकार का कहना है कि इसके माध्यम से यमुना विवाद को भी खत्म करने में सहायता मिलेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लगातार सीईटी की तैयारी में लगा हुआ है। सीईटी टेस्ट को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने मुख्य सचिव को लेटर लिखकर भेजा। इस पत्र में मांग की गई कि सीईटी को लेकर जो 2300 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन सेंटरों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाए, ताकि परीक्षा से पहले यह जानकारी मिल जाए कि किस परीक्षा केंद्र में परीक्षा ली जा सकती है और किस में नहीं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा का ड्राफ्ट बना लिया है। इस बार ग्रुप सी के लिए होने वाली सीईटी में लगभग 17 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगर ग्रुप डी भी मिला लें तो यह आंकड़ा 30 लाख के पार जा सकता है। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन को जारी करेगा। विज्ञापन जारी करने को लेकर जो पोर्टल तैयार किया गया है उसका फाइनल ट्रायल पहले ही किया जा चुका है। संभावना है कि ग्रुप सी व ग्रुप डी के सीईटी में 1 हफ्ते का अंतराल होगा। आयोग ने परीक्षा की तारीख तय नहीं की है। जब केंद्रों की रिपोर्ट आएगी तब इसमें से कुछ सेंटर कट भी सकते हैं और कुछ नए भी जुड़ सकते हैं। आयोग के सूत्रों के मुताबिक अब की बार न सिर्फ हरियाणा बल्कि चंडीगढ़ में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जिस एजेंसी से परीक्षा कराने का फैसला लिया है उसके अधिकारियों के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है। पोर्टल भी रेडी है। जैसे ही सरकार स्वीकृति देगी पोर्टल को खोल दिया जाएगा। पोर्टल खुलने के बाद उम्मीदवार अपने लिए आवेदन कर पाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा है। यह निर्णय किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लिया गया है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहें। विभाग ने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने इस कदम को एहतियाती बताया है, जिसका उद्देश्य जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बता दें कि पाकिस्तान ने बीते कल युद्ध विराम की घोषणा के बाद एक बार फिर से जम्मू में सीमा से सटे इलाकों में फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद हरियाणा के 2 जिलों सिरसा और हिसार को ब्लैकआउट कर दिया गया था। वहीं अंबाला में लोगों को एहतियात बरतने की अपील जिला प्रशासन ने की थी। साथ ही बेवजह घरों से न निकलने की प्रशासन ने लोगों से अपील जारी की थी। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के लोगों को पंचायती राज विभाग द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पूरे काम पर 3 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक का खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। मिशन के तहत गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उन्हें अलग अलग कामों के लिए आर्थिक विकास की तकनीकें भी सिखाई जाएंगी। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी के बीच के अंतर को खत्म कर आर्थिक, तकनीकी सुविधाओं और सेवाओं से संबंधित काम करना, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक गरीबी और बेरोजगारी को कम करते हुए विकास को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण इलाकों की ओर निवेशकों को आकर्षित करना है। इससे गांव में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। जो लाभार्थी योजना के तहत चयनित किए जाएंगे उन्हें विभाग द्वारा स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें अलग अलग कोर्स भी करवाए जाएंगे, जिनमें IT, कृषि, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल सेक्टर के कोर्स व अन्य कोर्स शामिल होंगे। जिन लाभार्थियों का इस योजना के तहत चयन किया जाएगा उनमें कम से कम 70% ट्रेनिंग पाए हुए उम्मीदवारों के लिए प्लेसमेंट की व्यवस्था भी की जाएगी। इतना ही नहीं, प्लेसमेंट के बाद भी ऐसे उम्मीदवारों की सहायता की जाएगी। इन उम्मीदवारों की औद्योगिक इंटर्नशिप में मदद करवाई जाएगी। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रोजगार दिलाने के लिए भी इन उम्मीदवारों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी।
भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा होने के बाद हरियाणा में स्थिति सामान्य होने लगी है। बता दें कि सीज फायर का ऐलान होने के बाद हरियाणा से होकर पंजाब और राजस्थान जाने वाली आधा दर्जन ट्रेनों को फिर से बहाल कर दिया गया है। ऐसे में अब लोगों को सफर के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। दिल्ली बठिंडा अंबाला श्री गंगानगर, बठिंडा दिल्ली श्री गंगानगर अंबाला, लुधियाना हिसार और हिसार लुधियाना ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति के चलते हरियाणा से होकर पंजाब और राजस्थान जाने वाली ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने पर इन ट्रेनों को दोबारा से बहाल किया जा रहा है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया था वे अब पहले की तरह अपने निर्धारित समय अनुसार संचालित होंगी। इसके साथ ही शॉर्ट टर्मिनेट और रूट डाइवर्ट से जुड़े आदेश भी रद्द कर दिए गए हैं। सभी ट्रेनें नियमित रूप से अपने निर्धारित गंतव्य स्थान तक सफर करेंगी। हाल ही में चंडीगढ़ में गवर्निंग बॉडी की बैठक में पीजीआई चंडीगढ़ में 73 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्तियों को मंजूरी प्रदान की गई। इस बैठक के दौरान इन पदों को पीजीआई के अलग अलग डिपार्टमेंट में नॉन डीएम व एमसीएच वर्ग के डॉक्टरों के लिए मंजूरी दी गई है। ऐसी जानकारियां सामने आई हैं कि पहले गवर्निंग बॉडी इस प्रस्ताव को स्वास्थ्य मंत्रालय के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भेजेगी। उसके बाद वहां से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस विषय में पीजीआई प्रशासन का कहना है कि नए डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाने के बाद यहाँ इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को ज्यादा सुविधा मिल पाएगी। यहाँ कई राज्यों से इलाज के लिए मरीज पहुंचते हैं, लेकिन कई बार स्टाफ की कमी होने के चलते मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ जाता है। ऐसे में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना जरूरी हो गया था। काफी लंबे समय से इन पदों पर भर्ती की मांग की जा रही थी। अब नई भर्तियों के होने से मरीजों को जल्दी इलाज की सुविधा मिल पाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 25 घंटे बाद रविवार शाम 6:30 बजे तीनों सेनाओं ने 1 घंटा 10 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम 5 बजे संघर्ष विराम हुआ था। इसके कुछ घंटे बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में फायरिंग और ड्रोन से हमला किया था। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने कहा, आप सबको पता है कि पहलगाम अटैक में किस क्रूरता से 26 लोगों को मारा गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। इसमें दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को हुई कार्रवाई में सीमा पार 9 ठिकानों पर हमने 100 आतंकवादी मार गिराए। इसमें कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे भी शामिल थे। 7 मई को हुई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमारे बॉर्डर स्टेट्स में स्थित सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। हमने उन्हें हवा में ही मार गिराया। एक भी टारगेट सक्सेस नहीं होने दिया। इसके बाद हमने पाकिस्तान को जवाब देते हुए सख्त कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक और अफसर मारे गए। बॉर्डर और एलओसी पर हुई पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। मुरीदके के टेररिस्ट कैंप के पास बहावलपुर ट्रेनिंग कैंप में कई इंफ्रास्ट्रक्चर को चुना जहां आतंकवाद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इन 2 टेररिस्ट कैंप को हमने टारगेट बनाया और इन्हें तबाह किया। क्या बचे हुए ठिकाने आगे तबाह किए जाएंगे? इस पर लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा कि भविष्य के ऑपरेशन के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना तय है कि सीडीएस ने हमारे सभी कमांडर को छूट दे रखी है कि वे किसी भी बॉर्डर वायलेशन का जवाब दें। एयर मार्शल भारती ने बताया कि मुझे 10 मई को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कॉल किया। पाकिस्तान के डीजीएमओ से 3:30 बजे बातचीत हुई, जिसमें तय हुआ कि 7 बजे के बाद से कोई हमला नहीं किया जाएगा। अगली बातचीत 12 मई को होगी। कुछ ही घंटों बाद ही उन्होंने संघर्ष विराम तोड़ा, ड्रोन अटैक किया और फायरिंग की। हमने उन्हें मैसेज भेजा कि हम पर किए गए हमले का जवाब हमने दिया है। अगर आज रात भी ऐसा किया तो हम जवाब देंगे। इसके बाद हमारे आर्मी चीफ ने हमें जवाब देने के लिए पूरी अथॉरिटी दी है। हमारे 5 जवान मारे गए हैं, उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। हमने तनाव बढ़ाने वाली कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता और अखंडता पर हमला किया गया तो इसका निर्णायक जवाब देंगे। बॉर्डर से लगे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में रविवार सुबह हालात सामान्य दिखाई दिए। बाजार खुल रहे हैं, गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। इसी बीच न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत ने कहा है कि सीज फायर के बाद अब पाकिस्तान डीजीएमओ से ही बात होगी, कोई अन्य देश इसमें शामिल नहीं होगा। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। यह ऑपरेशन अभी जारी है, हम समय आने पर जानकारी देंगे। एयरफोर्स ने अफवाहों से बचने की भी अपील की। पहलगाम हमले के दिन 22 अप्रैल से 10 मई तक पाकिस्तान की गोलीबारी में 6 जवान यानी 5 आर्म्ड फोर्सेज के तो वहीं एक बीएसएफ का शहीद हो चुके हैं, जबकि 60 घायल हैं। इसके अलावा 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से अधिक घायल हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई को सूत्रों ने बताया कि हम कश्मीर के मामले में बातचीत के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर मामले में हम पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर ही बचा है। संदेश साफ है कि जब मिलिट्री एक्शन का समापन हो चुका है तो दोनों देशों के बीच बातचीत केवल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ लेवल पर ही होगी। किसी भी तीसरे देश या फिर किसी तीसरी पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी। भारत पाकिस्तान डीजीएमओ के अलावा किसी से भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है।
आईपीएल 16 मई से फिर से शुरू हो सकता है। मौजूदा सीजन के बचे हुए मुकाबले 4 वेन्यू पर खेले जा सकते हैं। फाइनल मुकाबला 30 मई को मुमकिन है। नया शेड्यूल जल्द जारी होगा। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि लीग के बाकी मुकाबले अगले हफ्ते से शुरू होंगे। इन्हें 4 वेन्यू पर कराया जाएगा। जल्द ही वेन्यू फाइनल किए जाएंगे। लीग बेंगलुरु और लखनऊ मैच के साथ फिर से शुरू होगी। वहीं पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से लिखा कि फाइनल मैच कोलकाता से बाहर हो सकता है। पिछले शेड्यूल में प्लेऑफ के मुकाबले हैदराबाद और कोलकाता में खेले जाने थे। फाइनल मैच भी कोलकाता में होना था। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच 9 मई को आईपीएल 2025 सस्पेंड करना पड़ा था। बीसीसीआई ने लीग को रोकते हुए कहा था कि देश इस समय युद्ध की स्थिति में है। ऐसे में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन ठीक नहीं है। रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए बिना डेटा वाले 2 सस्ते रिचार्ज प्लान पेश किए हैं। इनमें सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा के साथ 365 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। जियो की वेबसाइट पर लिस्ट हुए इस प्लान की कीमत की बात करें तो 458 और 1958 रुपए है। इस प्लान का फायदा उन यूजर्स को होगा जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं और सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस का इस्तेमाल करते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों को अपने यूजर्स के लिए वॉइस प्लस एसएमएस ओनली रिचार्ज पैक अलग से देने को कहा था। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 458 रुपए वाले प्लान में कस्टमर्स को 84 दिन तक पूरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 1000 एसएमएस फ्री मिलेंगे। इसके अलावा यूजर्स को जियो सिनेमा और जियो टीवी जैसे एप्स का फ्री एक्सेस भी मिलेगा। वहीं 1499 रुपए वाले प्लान में कस्टमर्स को 365 दिन तक पूरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 3600 फ्री एसएमएस और फ्री नेशनल रोमिंग भी मिलेगी। इसके अलावा इस प्लान में जियो सिनेमा और जियो टीवी जैसे एप्स का फ्री एक्सेस भी मिलेगा। राजस्थान की सीमा से सटे सिरसा के चोपटा क्षेत्र में रविवार शाम तेज आंधी ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। रेतीली क्षेत्र में कपास और नरमे की फसलें रेत में दब गई। किसानों का कहना है कि अब बारिश कम होने के कारण दोबारा से बिजाई संभव नहीं होगी। जिले में कई गाँव में आंधी का प्रकोप देखा गया। किसानों ने बताया कि पिछली बारिश के बाद उन्होंने फसल की बिजाई की थी। नहरी पानी में कटौती के बावजूद किसानों ने मुश्किल से खेती की, लेकिन आंधी ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। हल्की बारिश ने गर्मी से कुछ राहत जरूर दी है। किसानों का कहना है कि अब बारिश कम होने के कारण दोबारा से बिजाई संभव नहीं हो पाएगी। अच्छी बारिश होने पर ही ग्वार और बाजरे की बिजाई की जा सकती है। किसानों ने सरकार से नहरी पानी में लगातार हो रही कटौती पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि मौसम अनुकूल रहा तो सावनी की फसल की बिजाई की जा सकेगी। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य खबर पर नजर डालें तो हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। ऊर्जा विभाग ने सरचार्ज माफी योजना 2025 को लागू करने का निर्णय लिया है, जो कि आज यानी 12 मई 2025 से प्रभावी होने जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाना है जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफॉल्टर थे और वर्तमान में भी अपने बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हैं। इस योजना के दायरे में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी निजी बिजली उपभोक्ता, कृषि क्षेत्र के उपभोक्ता, सरकारी विभाग, नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें, राज्य सरकार के अन्य सार्वजनिक सेवा संस्थान, औद्योगिक इकाइयां और अन्य विविध श्रेणियों के उपभोक्ता शामिल होंगे जिनके कनेक्शन अभी भी जुड़े हुए हैं या फिर काटे जा चुके हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।